सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो कल जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पीएच स्केल के बारे में कि कोई भी एक सॉल्यूशन है उसका अगर हमें पता करना हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए किस तरह का एक पेपर बनाया गया है जिसको पीएच पेपर कहा जाता है, जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस पीएच पेपर के ऊपर 0 से लेके 14 तक रीडिंग दी गई होती है, यानी कि नंबर्स दिए गए होते हैं। ये 0 से शुरू होते हैं और 14 तक जाते हैं। तो जैसे जैसे हम 7 यानी कि सेंटर पॉइंट है इसका यहाँ पर होते हैं तो इट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन की रीडिंग 7 आती है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो 7 से कम आती है तो इसका मतलब इसके अंदर H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। इस कारण से इसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर रीडिंग्स 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0 है तो 0 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। 0 वाला जो सॉल्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और 14 वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते बेसिसिटी बढ़ती जाती है। इसलिए 14 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और उससे नीचे वाले जो हैं वो एसिडिक होते जाएंगे। तो अब हम जो आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है पीएच इन आर एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे जो दिनचर्या के अंदर, हमारी रोज़ की लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पीएच जो है किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमने कल देखा था एसिड्स और बेसिस के बारे में कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तो इसका हमारे जीवन से भी कुछ लेना देना है कि नहीं, ये हम यहाँ जानेंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, और ये भी जानेंगे कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी पीएच से कुछ कुछ ताल्लुक़ रखते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। तो हमारी जो बॉडी रहती है उसका पीएच रेंज रहता है 7 से लेके 7.8 तक। तो ये हमारी बॉडी का पीएच रेंज रहता है, याद रखना है आपको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो इंसान जो है वो बहुत ही कम अंतर से, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एसिड की मात्रा 0 हो जाए, कभी 7 हो जाए, कभी 14 हो जाए, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पीएच रेंज जो है हमारी बॉडी के अंदर 7 से 7.8 तक ही रहती है, यानी कि ज़्यादा 7 मतलब न्यूट्रल हो गया और 7.8 मतलब बेसिक हो गया। लेकिन अगर कभी -7 से नीचे आ जाए तो वो एसिडिटी बनने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसे इट इज़ एसिडिक। अब अगर हम पीएच रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर जो रहता है जिसकी पीएच अगर 5.6 हो जाती है तो उस रेन वाटर को हम एसिडिक रेन कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। ये आपने सुना होगा जूनियर क्लासेस के अंदर। एसिड रेन कैसी होती है कि हवा के अंदर जो हार्मफुल गैसेस हैं जब बारिश के बादलों के अंदर वो जाकर मिल के बारिश के द्वारा वो धरती पे वापस लौटा दी जाती है, ठीक है। तो वो जब धरती के ऊपर गिरती है तो उस जिस भी चीज़ पे वो गिरती है उसको जला देती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। नॉट टोटली जला देती है नहीं, लेकिन नुकसान पहुंचाती है। तो इसको एसिड रेन कहा जाता है। और एसिड रेन का असर जो है ये आगरा का जो हमारा ताजमहल है उसके ऊपर देखा गया है, क्योंकि आगरा जो है वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, और इन सब के कारण जब एसिड रेन होती है तो ये जो हमारा ताजमहल है इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है इससे। सो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, अब ये तो सिर्फ हमारे मॉन्यूमेंट की बात की, हमने एग्जांपल दिया मैंने ताजमहल का, लेकिन जब ये एसिड रेन है, एसिड रेन वाटर जाकर मिलता कहाँ है भाई, वो तो हमको पता है रिवर में मिलता है, ओशन में मिलता है। तो वैसे ही जब एसिड का पानी जो है, एसिड रेन जो है, जब बारिश के द्वारा जो एसिडिक रेन हुई है, जब वो जाकर नदियों के पानी में मिलेगा तो उससे नदियों के पानी का पीएच जो है वो भी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और लो होने से यानी कि वो एसिडिक हो जाएगा, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिस कारण से पानी में रहने वाली एक्वेटिक लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है सर्वाइव करना। देन व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके घर के जो आंगन के अंदर अगर सॉइल है, मिट्टी है, तो उसका पीएच कितना है वो देखते हैं अभी। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। Find out the pH required for the healthy growth of a plant. You can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also you can note down
विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन रीजन्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। तो यहाँ पर एक तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने आंगन से सॉइल लेकर उसका पीएच चेक कर सकते हो। तो पहले बताया गया है कि कैसे इसको चेक करेंगे। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब। तरीका देखिए, 2 ग्राम सॉइल को हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, फिर उसमें 5 ml पानी डालना है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, शेक करना, हिलाना है। देन फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। फिर आप उसको छान लीजिए और एक फिल्ट्रेट के अंदर उसको डाल लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब जब आप इसको फिल्टर कर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेंगे तो जो छना हुआ पानी है जिसके अंदर मिट्टी पहले से थी, फिर उसके अंदर जब आप पीएच पेपर को डालोगे, जो कि हमने पीछे भी देखा था, तो पीएच पेपर के ऊपर जो रीडिंग आएगी उसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि ये पीएच इस पानी का कितना है, इस मिट्टी का कितना है, सॉरी पानी का नहीं, क्योंकि मिट्टी को हम डायरेक्टली उस पेपर पे लगाएंगे तो पेपर के अंदर हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन वाटर के अंदर जब उसको मिला देंगे मिट्टी को, तो मिट्टी के कण जो हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जब उसको छान के हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे तो वो एक लिक्विड, सॉल्युबल लिक्विड के रूप में हमारे सामने आएगी। और जब उसमें हम ये पेपर डालेंगे, जो हमने ऊपर अभी जस्ट देखा था, ये वाला पेपर जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं, तो इस पेपर को डालने के बाद हम रीडिंग से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है, बेसिक है, या कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगहों से सॉइल लेकर आप नोट कर सकते हो रीडिंग और पता लगा सकते हो कि सॉइल कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। और साथ में आप उस एरिया में उगने वाले प्लांट्स का भी पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट्स कहाँ पर उग रहे हैं। तो इससे आपको ये भी अनुमान आएगा कि एसिडिक सॉइल के अंदर कैसे प्लांट्स उगेंगे और बेसिक के अंदर कैसे उगेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है उसके अंदर भी पीएच होता है, यानी कि किस प्रकार से ये चीज़ को हम देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये हमारा जो चैप्टर डाइजेशन से रिलेटेड रहा होगा पिछली क्लासेस के अंदर, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो पेट है, स्टमक है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने में। और ये पेट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि एसिड तो जला देता है, लेकिन यहाँ पर ये एसिड जो है ये खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, बाकी ये पेट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। लेकिन जब इनडाइजेशन होता है, यानी कि जब हमारा पेट ख़राब हो जाता है किसी वजह से, बासी खाना खाने की वजह से या बाहर का कुछ ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमारा पेट जब ख़राब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और इससे हमारे पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होती है। और इस दर्द से निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एसिड जो है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए समझो कि इसके अंदर 5 ml समझो कि एसिड है, तो उसके अंदर हम 5 ml बेस मिला देंगे, तो एसिड और बेस मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होने से हमें आराम मिलेगा, हमें राहत मिलेगी। पहले एसिड के कारण हमारा पेट जल रहा था, लेकिन अभी बेस जब हमारी बॉडी के अंदर गई तो उसके जाने से एसिड जो था वो न्यूट्रल हो गया। ये समझो कि आपका जो -5 था, अब आपने उसमें +5 डाल दिया, तो -5 के अंदर +5 डाला तो रिज़ल्ट विल बी 0, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बेस है वो लेने से हम जो हैं रिलीफ महसूस करेंगे। और ये जो बेसिस जिनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, उन बेसिस को कहा जाता है एंटासिड्स। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप इस प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, एंटासिड जिसको कहा जाता है। तो ये एंटासिड जो है ये हमें एक बेसिक नेचर का होता है, और जब हम इसको पी लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बने एसिड को जाकर ये बेस के रूप में जाकर उससे मिलता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। और दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कि हमने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी ना, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो वैसे ही यहाँ पर एसिड हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, बेस उसको जाके मिलेगी और न्यूट्रलाइज कर देगी, बदले में बनेगा सॉल्ट एंड वाटर।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। वन वर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाय विच अदर नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये जो है एक माइल्ड बेस है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये कि हम पीते हैं बेटा इसको, हमारी बॉडी में जाता है तो बेस भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसको हम पीते हैं। सो हमें इसीलिए माइल्ड बेस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच की क्या वैल्यू है, वो हमने देखा। नाउ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपके जो दांत सड़ते हैं तो वो भी पीएच चेंज के कारण ही होते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब माउथ, हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ जाता है, यानी कि 5.5 से नीचे, यानी कि एसिडिक हुआ, तो उस समय हमारा जो दांत है वो सड़ने लगते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body। यानी कि जो हमारे दांत हैं वो बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी का पार्ट होता है। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और ये पानी में तो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं करता है, क्योंकि पानी का तो कोई असर होता ही नहीं हमारे दांतों के ऊपर। लेकिन इट इज़ कोरोडेड, ये तब नुकसान पहुंचता है इसको जब हमारे मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। और उस समय जो एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि 5.5 का मतलब होता है एसिड प्रोड्यूस होना, तो एसिड्स के प्रोड्यूस होने से हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगती हैं। अब एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है, जब 5.5 से नीचे चला गया तो ऑब्वियसली एसिड बनेगा, और जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर शुगर भी होता है, यानी कि स्वीट चीज़ें भी होती हैं, और फूड भी होता है, फूड पार्टिकल जो हमारे दांत में रह जाते हैं खाने के बाद, तो ये सब चीज़ें सड़ने लगती हैं, और पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चला जाता है, तो फिर हमारा जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं। अब इससे बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि खाना खाने के बाद आप अपने माउथ को, दांत को क्या करिए, क्लीन करिए खाने के बाद। अब टूथपेस्ट जो होते हैं उनको हम जनरली यूज़ करते हैं दांत साफ़ करने के लिए। तो टूथपेस्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा उनका स्वाद कैसा होता है, एक अजीब सा स्वाद होता है, क्योंकि वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। बेसिक होने से क्या होता है, जब मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा तो हम टूथपेस्ट का यूज़ करके ब्रश करेंगे, तो टूथपेस्ट का जो बेस है वो हमारे मुंह में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, और हमारा जो दांत है वो सड़ नहीं पाएंगे। आगे है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो है किस प्रकार से केमिकल की मदद से अपने आप को बचाते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड ऑन विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, क्योंकि जब मधुमक्खी हमको काटती है तो हमारी जो पार्ट होता है जहाँ पर काटा होता है उसने वहाँ दर्द होने लगता है, और इरिटेशन में अलग तरह की खुजली होने लगी है, खारिश होने लगती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुजली आती है उस जगह पर जहाँ पर ये काट जाती है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, लेकिन अगर आप जहाँ पर मक्खी ने काटा है वहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाएंगे तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। ये किसी प्लांट के पत्तों की बात की जा रही है। नेटल लीव्स जो हैं, जब आप इनसे टकराते हैं और ये आपको, इनकी जो तीखी नोक होती है जब आपको लगती है, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड जाता है, इस एसिड को कहा जाता है मेथेनोइक एसिड, और ये भी एक एसिड है। इसी कारण से यहाँ पर भी आपको इरिटेशन फील होगी, आपको जलन महसूस होगी। यहाँ पर आप जो इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं ये कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड हैं, कि कौन कौन से ये एसिड्स हैं, इनके नाम यहाँ दिए गए। ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, और आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। जैसे विनेगर जो है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज यानी कि ऑरेंज भी खट्टा होता है, खट्टी हर एक चीज़ जो है उसके अंदर एसिड होता ही है। ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड, और टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, फिर दही के अंदर लैक्टिक एसिड, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, और आंट स्टिंग यानी कि जो चींटी आपको काटती है तो उसको काटने के बाद भी आपको खुजली होने लगती है तो उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है।
Now next topic we are going to study something more about salts. In the previous sections we have seen the formation of salts during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. अब हमने salts के बारे में तो देखा पीछे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे salt बनता है. अब हम salts के बारे में और डिटेल में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ऑफ salts. salts की फैमिली के बारे में हम जानते हैं. pH ऑफ सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे पहले हम. सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7. On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7, and those of strong base and weak acid are basic in nature with pH value of more than 7. यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक सिंपल से सेंटेंस को काफ़ी कंफ्यूज करके घुमा फिरा कर लिख दिया है, जिसको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, अब देखिए, अगर एसिड जो है, इफ़ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, एसिड कैसा है, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, AS का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग. तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा. यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड वीक बेस. अब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सॉल्ट, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा. और ये जो सॉल्ट है, जब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ये वीक बेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि या तो वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा. अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि pH स्केल पे आप देखते हो, इस तरीके से समझिए कि हमने pH स्केल बनाया और अगर उसकी वैल्यू मैंने बोला कि 1 है, तो 1 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वीक बेस है. वीक बेस क्यों? क्योंकि बेस जो है वो तो इधर आएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन 1 का मतलब वो तो बहुत ही कमज़ोर बेस है. वैसे अगर आप देखो कि कोई भी सॉल्ट है जिसका pH वैल्यू समझिए आप 13 ले रहे हैं, तो 13 आने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है. क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? क्योंकि 13 है. ये इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक वैल्यू बढ़ती है. तो 13 मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ऑब्वियसली जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड होगा. तो यही यहाँ पर बताया गया है. और अगर 7 आता है तो दैट विल बी न्यूट्रल. आगे हम देखेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is a salt that you use in your food. You must have observed in the above activity that it is a neutral salt. अब जो खाने के अंदर हम नमक का उपयोग करते हैं वो ये होता है भाई, सोडियम क्लोराइड. और ये सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता कैसे है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से. यानी कि HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl. तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इन दोनों के मिलने से बनता है. और यहाँ पर आप देखेंगे HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है इसी का उपयोग हम खाने में करते हैं. और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ये क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों को मिलाया गया है. Sea water contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown. Sorry guys. अब सी वाटर को अगर हम देखें तो सी वाटर जो है उसके अंदर कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं. और इसमें से सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं उसको अलग किया जाता है. तो ये आप भी जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है उससे ही ये नमक बनाया जाता है. तो गुजरात के अंदर तो काफ़ी जगहों पे आप देखा है कि जो सी कोस्ट है, यानी किनारे जो हैं समंदर के, वहाँ पे कई जगहों पे नमक जो है बनाया जाता है. एंड इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ सी वाटर. इसके अलावा दुनिया में अलग अलग जगहों पे, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स, लार्ज क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं. आपको पता है ना, सेंधा नमक बोलते हैं जिसको, यानी कि एक डिफरेंट तरह का नमक आता है, रॉक सॉल्ट कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में हम सेंधा नमक कहते हैं. तो वो ब्राउन कलर का होता है. क्यों ब्राउन होता है? बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़.
तो एक्चुअल में तो नमक वाइट ही होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो ठीक नहीं हैं, तो उनको कहा जाता है, उसको कहते हैं हम ब्राउन या फिर रॉक सॉल्ट। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्रायर। अब ये कैसे बनते हैं? अब रॉक सॉल्ट कैसे बनता है? रॉक सॉल्ट बनता है जब प्राचीन समय के जो समुद्र है, समुद्र सूख जाते हैं, तो समुद्रों के सूखने के कारण बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं या फिर रॉक्स बन जाते हैं। यही जो है, यही हमारे सामने रॉक सॉल्ट के रूप में काम आते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। रॉक सॉल्ट को जैसे कोयले को ज़मीन से निकाला जाता है, उसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है। और आज आप देखते हैं कि जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं वो सस्ता होता है, लेकिन रॉक सॉल्ट है वो बहुत महंगा होता है। जो नॉर्मल हम घरों में नमक खाते हैं, टाटा सॉल्ट वगैरह, वो 20 रुपये 10 रुपये किलो के करीब मिलता है हमको, लेकिन जो ये रॉक सॉल्ट है ये अराउंड 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ kg मिलता है। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? हमने गांधी जी के द्वारा की गई दांडी यात्रा के बारे में कई बार सुना होगा, 8th में भी 9th में भी हम पढ़ के आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो सॉल्ट है, नमक जो है, सोडियम क्लोराइड, गांधी जी ने दांडी जो मार्च किया था वो नमक के लिए किया था, जिसको हम नमक कानून कहते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए ये किया गया था। कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे आगे हम। A raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. अब हम जो एक रॉ मटेरियल की बात करें तो कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इससे बनती है। तो अब आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक चीज़ का उपयोग करके हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है व्हाट इज़ ब्राइन। तो ब्राइन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड जब पानी में मिला दिया जाए तो उसको ब्राइन कहा जाता है। एक्वस का मतलब होता है इट इज़ मिक्सड विद वाटर। जब ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली पास करवाई जाती है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो डीकम्पोज हो जाता है और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमको यही तो बनाना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसको टिक करेंगे, इसके आगे पीछे आप स्टार बनाएंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या है? जब बिजली पास की जाती है ब्राइन में से, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्लोर अल्काली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बनती है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक अल्काली है। तो क्लोरीन के लिए हम क्लोर वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पर, और हाइड्रोक्साइड इज एन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्काली, तो इसीलिए इसको क्लोर अल्काली प्रोसेस कहा जाता है। इसकी इक्वेशन जो है वो ये आपके सामने है, आपको ये लर्न कर लेनी है। 2NaCl + 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। सो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। यहाँ पर जो क्लोरीन गैस आप जो देख रहे हैं वो एनोड पे रहेगी। एनोड मतलब आपको पता है, कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें दो रोड्स होती हैं, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, और इन दोनों से ही बैटरी टच की जाती है ताकि बिजली करंट पास हो सके। क्लोरीन आपको एनोड पे मिलेगी और हाइड्रोजन गैस जो दूसरी है वो कैथोड पे मिलेगी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो गैसेस है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपको अलग अलग रोड्स के ऊपर मिलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल्सो ऑल यूजफुल। अब यहाँ पर जो 3 चीज़ें बनी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों ही अपनी अपनी जगह पर हमारे लिए यूजफुल हैं।
इसको नीचे देखिए एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया है, यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए पहली रॉड है, ये दूसरी रॉड है। जो पॉजिटिव है उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। और क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर आएगी और हाइड्रोजन जो है कैथोड के ऊपर आएगी। यानी कि जो पॉजिटिव है, यानी कि जो एनोड है उसके ऊपर नेगेटिव जो है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है वो इधर जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है वो इधर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये लेबोरेटरी में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये डायग्राम। How bleaching powder is prepared. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. अब हमने जो पीछे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने क्या देखा था कि क्लोरीन गैस जो है वो पैदा होती है। जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि जब बिजली इसमें से पास की गई थी तब क्लोरीन गैस पैदा होती है। तो इसी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। अब क्लोरीन गैस जो हमने पीछे देखी थी, अभी जो पिछले प्रोसेस के अंदर हमने निकाली थी, इसी क्लोरीन गैस का ड्राई स्लेक्ड लाइम, जिसको CaOH2 कहा जाता है, इसके ऊपर जब उसको डाला जाता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। तो ये आपकी रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी। तो ओनली जस्ट रिएक्शन याद कर लीजिए, उसके बाद ये पूरा जो लिखा गया इसको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू नो CaOH2 व्हेन chlorine gas reacts with CaOH2 that is slaked lime, at that time we get bleaching powder and water. So इतना ही लिखना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए कि जब हम इसके साथ, ये क्या है हमारा स्लेक्ड लाइम, स्लेक लाइम के साथ क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर रिलीज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आगे हम देखें ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर ये आपको सब याद रखने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन सारे जो भी हम पीछे मैं करवाता जा रहा हूँ आपको, ये सब आपको टिक रखने हैं और ये सब पूछे भी जाएंगे एग्जाम के अंदर। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी VIP लिख सकते हो आप इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताइए और उसके यूजेस भी बताइए, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है और कैसे वो यूजेस हैं उसके। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड द ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्लीचिंग के लिए किया जाता है अलग अलग जगहों पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है और वॉश्ड क्लोथ्स जो हैं लॉन्ड्री के अंदर, उसके ऊपर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है। इवन ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है बोर्ड में, तो आपको लर्न कर लेना। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। अब पकौड़े का नाम आता है और बाहर बारिश हो रही हो तो मेरे ख्याल से सबके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो पकोड़े जो हैं वो बनते हैं क्रिस्पी, कितने टेस्टी होते हैं, एकदम मज़ा आ जाए खा के, बारिश के मौसम में तो खास कर। तो जो पकोड़े बनाए जाते हैं इसको बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ताकि कुकिंग जो है वो जल्दी हो जाए, चीज़ जल्दी बन जाए। इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ये याद रखना है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम है केमिकल। इसके फार्मूला की बात की जाए तो इसका फार्मूला है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है, द फार्मूला फॉर दिस इज NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इसको बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड के द्वारा। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम टॉपिक सारे रीड कर रहे हैं इनके अंदर सोडियम क्लोराइड का ही उपयोग किया गया है सब जगह पर। आप बोलेंगे सर फिर ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्यों नहीं किया गया?
लेकिन सोडियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन गैस बनी थी वो तो यूज़ हुई ना, तो सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनाई जाएगी और क्लोरीन गैस को जब स्लेक लाइन से रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखिए आप बेकिंग सोडा बन रहा है, कैसे बनना है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया, इनको जब मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड, साथ में मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप देखिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो मिल गया, हमें क्या चाहिए था, हमें NaHCO3 चाहिए था, वो मिल गया। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in 2.1 activity? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? It is a mild non-corrosive basic salt. The following reaction takes place when it is heated during cooking. अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना बच्चों, ये एक्चुअल में थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट है, यानी कि ये नेचर कैसा है इसका, बेसिक। इसी कारण से खाने के अंदर जब इसको डाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये रिएक्शन जो नीचे दी गई ये होती है। देखिए NaHCO3 का मतलब होता है हमारा बेकिंग सोडा। जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड कार्बोनेट हैड गॉट वेरियस यूज इन द हाउसहोल्ड। अब ये जो रिएक्शन है दोनों आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड से कैसे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaCO3 बेकिंग सोडा बनता है, और फिर इसको गर्म करने पे कौन सा प्रोसेस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अंत में हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है इसका, जो कि बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेकिंग सोडा और एसिड होता है, माइल्ड एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, माइल्ड बहुत ही हल्का एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब बेकिंग पाउडर को पानी के अंदर मिक्स किया जाता है या गर्म किया जाता है तो क्या होता है पता है, ये रिएक्शन होता है। ये रहा आपका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जब इसको पानी के अंदर ऐड किया गया, अब तो H+ आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन कब होती है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दम सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बन रही है, CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से क्या होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो जो ब्रेड यानी कि जो भी खाने की चीज़ में हमने इसको डाला है, जैसे कि ढोकला बनाते हैं हमारे गुजरात में, भाई इडली बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा के उपयोग से ये चीज़ें जो होती है ना, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर आपकी मम्मी घर में ढोकला वगैरह बनाती है तो उसके अंदर इनो का एक पाउच डाला जाता है। तो इनो का पाउच जो होता है वो एक तरह से बेस होता है, बेसिक होता है नेचर में, और जब उसको हम डालते हैं तो जो ये हमारी जो खाने वाली चीज़ें हैं, स्पेशली ढोकला की बात करें, तो फूल जाता है, एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाता है। तो इसी कारण से होता है, बिकॉज उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसको एंटासिड के अंदर भी डाला जाता है। एंटासिड क्या है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाई थी, एक बॉटल जिसके अंदर एंटासिड होता है, एक दवा है ये जिसको पिया जाता है एसिड को कम करने के लिए। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये पेट में जाकर एक्स्ट्रा जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका उपयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। तो एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, आग को बुझाने वाला, जो आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर्स जैसे होते हैं जो कि आग को बुझाने के लिए रखे जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ नॉट फॉर नॉर्मल फायर। नेक्स्ट विल सी अबाउट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो कैसे बनता है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम, देखिए जितने भी नाम लिए हमने ये सब किससे बनते हैं, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका फार्मूला जो है वो है Na2CO3 10H2O। तो ये इसका फार्मूला है।
You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या मिलता है हमको? सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन हमने जस्ट पीछे करके देखी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए जब हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया था तो हमें मिला था Na2CO3 दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। तो सिर्फ गर्म करने पे ही हमको मिला था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही रिएक्शन बताएगी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। और जब हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। सो इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, और ये बेसिक नेचर का होता है सॉल्ट। तो ये देखिए Na2CO3 जो कि है सोडियम कार्बोनेट, जब उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, H2O वाटर है, तो हमें मिलेगा Na2CO3H 10H2O। तो यानी कि ये मिल गया क्या हमें? इट्स वॉशिंग सोडा। तो सिंपल है, ये तीनों चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा को गर्म करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा को गर्म करती हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को जब पानी के साथ ऐड करोगे आप, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर विल गिव वॉशिंग सोडा। दैट्स ऑल। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई है? यहाँ पर जो आप देख रहे हो 10H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। अब यहाँ पर यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए गए, यानी कि जो Na2CO3 जो है वो अकेला जो होगा तब तो वो सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा, लेकिन जब उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड हो जाएंगे तब हम उसको वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है उसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में कई जगह पर किया जाता है। अब इसके यूजेस को डिटेल में देखते हैं हम लोग। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है इसका। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स जो होता है उसको बनाने में। फिर सोडियम कार्बोनेट जो है उसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी घरों में यूज़ किया जाता है, चीज़ें साफ़ करने के लिए। फिर इसका यूज़ किया जाता है वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए। आप जानते हैं ना वॉशिंग सोडा पानी में ऐड करते हैं हम लोग, सर्फ होता है जो एरियल, सर्फ एक्सेल वगैरह, रिन आप लेके आते हो जो घर में, उसको पानी में ऐड करके हम अपने कपड़े उसमें भिगो देते हैं, तो पानी की हार्डनेस को दूर करने का ये काम करता है, पानी को सॉफ्ट कर देता है। अगला टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? Copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. अब कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मतलब जैसे दाने होते हैं ना, चीनी के दाने होते हैं, उसी प्रकार के दाने के रूप में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, और ये देखने में ड्राई लगते हैं, लेकिन इनके अंदर पानी होता है क्रिस्टलाइजेशन का। जब हम इन क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो पानी इसमें से चला जाता है और ये वाइट कलर के हो जाते हैं। पहले ये ब्लूइश कलर के होते हैं, लेकिन बाद में ये वाइट कलर के हो जाते हैं। इफ़ यू मॉइसन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स अपीयर। यानी कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? वो पहले ब्लू होता है और जब उसको हम गर्म करते हैं तो ब्लू से वाइट हो जाता है, लेकिन जब वाइट में हम फिर से वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि वाइट के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? वाटर, तो वो फिर से ब्लू हो जाता है। Water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2. अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट जिसको पानी में ऐड किया गया है, पानी मिक्सअप है जिसके अंदर, उसका फार्मूला ये होता है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और हाइड्रेटेड है, इट इज़ मिक्सड विद वाटर, सो इट इज़ 5H2। 5H2 मतलब कि उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2 इज। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 5H2O मतलब इट्स वेट, गीला है वो। तो ये जो फार्मूला हमने पीछे देखा था वॉशिंग सोडा का, तो वहाँ पे तो 10H2O थे, इसका मतलब इट्स ऑल्सो वेट। ऑन अदर सॉल्ट्स विच पोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इफ it has 2 water molecules as water of crystallization, it has the chemical formula। अब देखिए जो जिप्सम की बात कर रहे हैं, दूसरा जो सब्सटेंस हमारा है वो है जिप्सम, ये जिप्सम का फार्मूला है। अब जिप्सम के फार्मूले आपने क्या देखा? CaSO4 तो ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन 2H2O यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल हैं।
तो इस तरीके से जहाँ पर भी 5H2O 10H2O 2H2O लिखा है, इसका मतलब वाटर के उतने मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा आज का, और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक लास्ट के इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट हार्ड बट दे आर इंपॉर्टेंट एंड बिट कन्फ्यूजिंग, तो इसलिए इन सबको आपको अच्छे से करना है। जब जिप्सम हमारा ये रहा भाई, ये रहा जिप्सम हमारा। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे कितनी डिग्री पे, 373 डिग्री केल्विन पे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसके अंदर से जो वाटर है वो हट जाता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये देखिए CaSO4 2H2O, इसमें से जब हम गर्म करेंगे इसको 373 केल्विन पे, तो इसके अंदर से वाटर जो है निकल जाएगा, तो सिर्फ आधा मॉलिक्यूल वाटर का बचेगा। देखिए यहाँ पर हाफ H2O, वाटर का आधा मॉलिक्यूल बचेगा। तो जब जिप्सम को गर्म किया जाए और उसके अंदर से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हट जाएं, सिर्फ आधा रह जाए, तब इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए मिलती जुलती चीज़ें हैं, बहुत आसान है, तब हम इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने ये नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। आपके घरों में यूज़ होता है ये, छत पे बहुत सारे लोगों के घरों में। आप देखिए छत पे अभी जहाँ बैठे हैं जिस रूम में, आप देखिए ऊपर POP लगा हुआ है, POP करवाया हुआ है, तो इसको POP कहा जाता है। POP बनता कैसे है? जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, यानी कि ये रहा हमारा CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, आपको पता है ना, जब हाथ टूट जाता है, बॉडी का कोई पार्ट अगर अंग टूट गई, हड्डी कोई, तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो उसके अंदर भी POP का यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाइट कलर का पाउडर होता है। जब इसके अंदर पानी ऐड किया जाता है तो फिर से ये जिप्सम में बदल जाता है और हार्ड हो जाता है। देखिए दोनों के अंदर कितनी, मतलब एक इनकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है, कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऐड किया, कितना 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड किया, तो ये फिर से जिप्सम बन गया और बहुत हार्ड होता है जिप्सम भाई, ठीक है। यानी कि जिप्सम में से जब आप जिप्सम को गर्म करोगे, उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दोगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब आप फिर से वाटर ऐड कर दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। यानी कि डॉक्टर क्या करते होंगे मेरे ख्याल से, ये पहले लेते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पाउडर फॉर्म में होगा, तो उसको वो पट्टी बांध के हमारे हाथ पे चिपका देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पानी लगा देते होंगे, तो पानी लगाने से वो फिर से हार्ड हो जाता है और वो पक जाता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह हो जाता है। और फिर जब हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर उसको काट कर निकाल दिया जाता है। Note that only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half a molecule of water? It is written in the form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surface smooth. आप जानते हो ना, पुट्टी लगाते हैं तो वो भी एक तरह से POP जैसा ही एक चीज़ होता है जिससे सरफेस को स्मूथ किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसके बारे में हमने जो जानना था वो यहाँ पर हम जान चुके हैं। सो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। होपफुली आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, और जो भी डाउट रहे यू कैन इवन आस्क मी डायरेक्टली ऑल्सो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस।